नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर मेंस परीक्षा की। जी हाँ, मेंस के एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो की थीम्स जो हर बार पूछी जाती है, उनमें से जो हिस्ट्री की थीम्स जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, हम उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पर्सनालिटीज को समझा था। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मौर्य कला, इसके अलावा आपका जो है मंदिर एंड आपका पाल कला, इसके बारे में हम लोग ने क्या किया था, ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे ना, तो देखेंगे कि लगभग हर बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता रहा है। नहीं तो एक साल के गैप में लगातार ये प्रश्न जो है पूछा जाता रहा है। ये है पटना चित्रकला। जी हाँ, पटना चित्रकला की हम यहाँ पर बात करें तो बिहार की ऐतिहासिक चित्रकला का ये सबसे बड़ा जो है, सबसे अनूठा उदाहरण है। बिहार की संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो आप सब मधुबनी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग पटना चित्रकला के बारे में भी उतनी गहराई से जानते हैं? नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इस चित्रकला के बारे में जानेंगे और एग्जाम में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं उन्हें भी पेन डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना चित्रकला, जिसे हम पटना कलम चित्रकारी के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत जो है, देखिए, वो होती है यहाँ पर कब, जब यहाँ पर 18वीं शताब्दी में, खासकर अगर मैं आपसे बात करूं तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। ठीक है। और औरंगजेब के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे कि क्या है, जहांगीर के जाने के बाद, यहाँ पे शाहजहां के जाने के बाद कला के क्षेत्र में जो मुगल्स हैं उनका कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। और औरंगजेब के जाने के बाद तो यहाँ पर और भी चीजें बिल्कुल ही यहाँ पर क्या होने लग जाती है, डिक्लाइन फेज में चली जाती है। ऐसे में जो यहाँ पर दरबार के जो चित्रकार होते हैं, जब मुगल शासन का पतन हो रहा होता है, तो वो अपनी आजीविका के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे होते हैं कि भाई वो कहाँ जाए। ऐसे में वहां पर बंगाल का जो आगे शासक होता है मीर जाफर, कहता है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर उनको क्या करता है, संरक्षण दे देता है। क्या देता है? संरक्षण। उनको यहाँ प्रोटेक्ट करने लगता है। परंतु बंगाल के शासक मीर जाफर का जो पुत्र होता है, जिसका नाम होता है मीरन, वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहा होता, तो वो वापस यहां से चित्रकारों को क्या कर देता है, हटा देता है। अब इन चित्रकारों के सामने फिर से आजीविका का संकट है। ठीक है, ये चित्रकार के सामने फिर से संकट है कि अब मैं कमाऊं कैसे। तो बंगाल और बिहार का क्षेत्र बहुत अलग तो नहीं होता, तो ये जो चित्रकार है अब वापस कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर जो है सो बिहार पहुंचते हैं। और बिहार में जो क्षेत्र होता है पटना, कौन सा क्षेत्र? पटना। पटना के आसपास ऐसे कई क्षेत्र, जैसे कि आपका आरा, आपका यहाँ पे दानापुर, पूर्णिया, बेतिया, और यहाँ मेनली मुख्यतः हम बात करें तो पटना सिटी के आसपास ये यहाँ बस जाते हैं। और यहीं पर पटना का जो बाजार होता है, जो यहाँ पर भीड़ होती है लोगों की, उसी के संदर्भ में यहाँ पर चित्रों का जो है निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम यहाँ पर पटना कलम चित्रकला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये तो हमने सिर्फ एक अवधारणा की बात की। ये शैली एक मिक्स्ड शैली होती है, एक मिक्स्ड आर्ट है, मिश्रित शैली है। मिश्रित शैली कैसे है? क्योंकि इस चित्रकला में हमें ना केवल पता है, ना हमें केवल यहाँ के स्थानीय लोकल का एक ट्रेंड देखने को मिलता है, मुगलों का देखने को मिलता है, साथ में हमें जो पर्शियंस होते हैं उनका एक ट्रेंड देखने को मिलता है। अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था, तो अंग्रेजों का भी जो ऑयल पेंटिंग वाली जो शैली थी, तेल रंग वाली जो शैली थी, या फिर उनका जिस तरीके से पेंटिंग का जो नजरिया है, वो सबका हमें एक यहाँ पर मिक्स्ड अप देखने को मिलता है। तो हम इसको पता है कैसे बना सकते हैं, एक मिनट यहाँ आपके साथ में बनाने की कोशिश करती हूं। देखिए, हम जब इसे मिश्रित शैली कहते हैं, इसका मतलब है कि इसमें एक तो स्थानीयता का रूप है, ठीक है, मुगलों का रूप है, और इसमें अंग्रेजों का भी शामिल है। तो ये जो एरिया आया है ना, ये वाला एरिया, ये मिक्स्ड आ रहा है, इसको हम कहेंगे पटना कलम चित्रकला।
कैसे कहेंगे? पटना चित्र कलम चित्रकला, ये वाला क्षेत्र मान लेते हैं हमने किससे लिया? मुगलों से लिया। मुगलों से यहाँ पर क्या लिया गया है? रंगों का तरीका, रंग ले लिया हमने। ये वाला जो क्षेत्र है हमने लिया स्थानीय। स्थानीय से क्या लिए गए हैं? विषय वस्तु, जैसे कि मछली बेचती हुई औरत, बाजार का दृश्य। और यहाँ पे ब्रिटिश से हमने लिया है वाटर कलर, यहाँ पर जल रंग। तो ये सारी चीजों का मिक्सअप हमें देखने को मिलता है पटना चित्रकला में। इस पटना चित्रकला में यहाँ पर इस चित्रकला की तो हमने देखा कि ये एक मिक्स्ड शैली है। इसकी कोर कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, ये चित्रकला मुगलों से तो प्रभावित थी, ठीक है, लेकिन ये कोर मुगल नहीं थी। मुगलों से कुछ मायनों में अंतर भी था। वो अंतर क्या था? उन अंतरों की चर्चा करें तो मुगल के जो चित्र होते थे वो राजमहल से संबंधित होते थे, जबकि पटना वाला जो चित्र है वो हमारा जनजीवन से संबंधित है। मुगलों के चित्रों में यहाँ पर भव्यता पे बहुत फोकस किया जाता था, जबकि पटना के चित्रों में यहाँ पर हमें बॉर्डर का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ हमें कोई बॉर्डर ही देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इनके विषय वस्तुओं की, तो इन विषय वस्तुओं की हम यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखता है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो आंतरिक सुलेख कला का जो है वो ध्यान दिया गया है। सुंदर सुंदर जो है यहाँ पर चीजों से लिखा जाना, ये जो पूरे चित्र हैं ये पर्व को दर्शाते हैं, हर्ष को दिखाते हैं, त्योहार की खुशियों को दिखाते हैं। पशु पक्षियों का भी जो चित्रण किया गया है उसमें अनुपातों का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग, कोई स्थापत्य बनाया गया है उसमें भी एक अनुपातों का ध्यान दिया गया है। मानव का भी चित्र है तो मानव के मुख मंडल पर विशेष बल दिया गया है। और यहाँ पर जैसे एक मछली बेचती हुई औरत, यहाँ पर खेत जोतता हुआ किसान, यहाँ पर लुहार, यहाँ पर सुनार, जो आम जनजीवन है उससे जुड़े हुए हैं ये सारे के सारे चित्र। ये चित्र बनाने के लिए ये देख रहे हैं आप, एक आम जनजीवन, एक महिला है, क्या कर रही है? वो अपना, जैसे हमारे घर में मम्मियां होती है ना, क्या करती हैं? आटा चाल रही होती है, गेहूं जो है चाल रही होती है, या चावल से दाने बीन रही होती है। ये करती हुई महिला को दिखाया गया है। ये देखिए, ये महिला क्या कर रही है? ये आटा पीस रही है, चक्की पीस रही है। तो ये एक आम दृश्य है। जैसे पहले के चित्रों में हम देखेंगे तो महलों को दिखाया जा रहा है, मंदिरों को दिखाया जा रहा है, या फिर राजाओं की मुखमंडल को दिखाया जा रहा है। बट पटना चित्रकला अपने आप में इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये यहाँ पर लोक जीवन, सामान्य लोगों की जो लाइफ है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए विश्व के आकर्षण का केंद्र बिंदु भी बना। इसको बनाने के लिए एक विशेष जो इस मेथड होता है इसको हम कहते हैं कजली स्याही पद्धति। क्या होता है ये कजली स्याही पद्धति? इस चित्र को भी आप देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे थोड़ा सा ये डार्क डार्क सा, ब्लैक ब्लैक शेड सा लग रहा है। जनरली हम जब कोई चित्र बनाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ कुछ लिख रही हूँ, मैं तब भी क्या करूंगी? एक पेन या पेंसिल की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, परंतु कजली स्याही पद्धति में पेंसिल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है? पेंसिल का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होता है। तो भाई चित्र कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पर चित्र बनाने के लिए सीधा ब्रशों का उपयोग करते हैं, और ये जो ब्रशेस होते हैं ये ब्रश बनता है गिलहरी से, भैंस के पूंछ वाले बाल से, ठीक है? तो इनसे यहाँ पर बनाया जाता है। साथ में इसमें वाटर कलर प्रयोग करते हैं, साथ में इसमें जो भूरा रंग का हमें प्रयोग देखने को मिलेगा, गहरा लाल रंग का प्रयोग मिलेगा, नीले रंग का प्रयोग मिलेगा। इन चित्रों में इन कलरों का भी प्रयोग जो है वो एक व्यापक तौर पर किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो पटना चित्रकला के बारे में, यहाँ पर इसके प्रमुख कौन है जिन्होंने इस चित्रकला को इतना आगे बढ़ाया? हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा ना पेपर में कि इनके प्रमुख कलाकार कौन है। तो इनके कलाकारों में इनका नाम से शुरुआत होती है, याद रखिएगा, पहला सेवक राम, ठीक है? क्या नाम है? सेवक राम। सेवक राम ने ही सेवा दी थी, कैसे? पटना कलम को आगे बढ़ाने की। ये इसके प्रारंभिक चित्रकार है। कौन है इसके? एक मिनट, प्रारंभिक चित्रकार है, ठीक है? शुरुआती चित्रकारी इनके द्वारा शुरुआत होती है। इसके अलावा हम नाम याद रखते हैं हुलास जो है लाल का। किसका? हुलास लाल का। अच्छा, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं? उल्लास, है ना?
खुश मतलब जो त्योहार मनाते हैं उल्लास। हुलास लाल ने जो चित्र बनाए हैं ना, जैसे दिवाली के, होली के, हमारे अपने त्योहारों के, ठीक है। ये जो त्योहार त्योहार किसका प्रतीक है? उल्लास का प्रतीक है। उल्लास के चित्र किसने बनाए हैं? हुलास ने। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा हुलास लाल है, महादेव लाल है, माधव लाल है, शिव दयाल, यमुना प्रसाद है। अच्छा, एक चित्र देखा था आप लोगों ने? देखिए, रुक जाइए, मैं वापस दिखाती हूँ। ये चित्र देखा था? सारी महिलाएं जो है क्या कर रही हैं? बैठ के शराब पी रही हैं, हुक्का पी रही हैं। शराब के यहाँ पे रखा हुआ है जाम, और यहाँ पे शराबखोरी का चित्रण है ये, कि महिला शराबखोरी। अब ये महिला शराबखोरी अपने आप में बड़ी बात है भाई। यहाँ पे ये महिलाएं कौन है? बेगमें है, सबके गहने जेवरात देख के लग रहा है ना शाही महल से है। इस चित्र को बनाने का क्रेडिट जाता है किसको? यमुना प्रसाद को। किसको? यमुना प्रसाद को। यमुना प्रसाद ने ये चित्र बनाया था बेगमों की शराबखोरी के नाम से। अब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि प्रमुख चित्रकार कौन से। यमुना प्रसाद का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि यमुना प्रसाद और यहां पर जो है शिव दयाल, ठीक है, शिव दयाल और यमुना प्रसाद है तो दोनों हिंदू, लेकिन ये मुस्लिम जो है यहाँ पर जो है सो मुस्लिमों की से जुड़े हुए जो है चित्र जो है वहां पे बनाते हैं, उनके व्यक्तित्व संबंधी बनाते हैं। कहीं ना कहीं इनके चित्रों में हमें जो है यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब जो है उसको भी दिखाई देती है। शराब से मत जोड़िएगा, बट ओवरऑल जो चित्र है उनमें हमें गंगा जमुना तहजीब जो है वो दिखाई देने को मिलती है। तो हम ये भी इस लाइन को कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि ये जो संस्कृति ये जो है हमारी, एक तो हमारी समन्वित संस्कृति, साथ में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंतिम तौर पर हम याद रखते हैं ईश्वरी प्रसाद। किसका नाम याद रखते हैं? ईश्वरी प्रसाद। इनका एक्चुअली 1949 में जब इनका डेथ हो जाती है उसके बाद माना जाता है कि ये जो पटना चित्रकला है इसका पतन होने लगा। तो अब बात करते हैं कि इसका पतन क्यों होने लगा, इसके पीछे क्या कारण थे। इनके कारणों की अगर हम पड़ताल करें तो इसके भी अलग अलग कारण हमें दिखाई देने को मिलते हैं। पहली बात तो हम इनके कारणों में देखें तो एक ये पटना जो चित्रकला है वो किसके द्वारा शुरू की गई? उन चित्रकारों के द्वारा शुरू की गई जिनको राजकीय संरक्षण नहीं मिला था, ठीक है। कोई राजाओं के द्वारा उन्हें संरक्षण थोड़ी ना मिला। अब जब राजकीय संरक्षण नहीं मिला तो एक बात बताइए, अब ये पटना भी आके अगर चित्रकारी किए थे तो इनको कोई राजा इनको प्रोटेक्ट करने वाला था? कोई भी नहीं था। तो जब राजकीय संरक्षण ही नहीं मिला तो बढ़ावा कैसे मिलेगा? फिर भी इन्होंने काफी उसको आगे बढ़ाया। बाकी चित्रों में क्या होता है? बाकी चित्रों में जैसे कि हम अभी मधुबनी की बात करेंगे, महिलाएं हैं बना रही है, उनसे उनकी बेटियां सीख रही है, उनसे आगे आने वाली पीढ़ियां सीख रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण ही नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? आगे चलकर प्रिंटिंग प्रेस आ गए, और जब देखो प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो ये जिस तरीके से सुंदर सुंदर लोक जीवन को दर्शाने वाले चित्र बनाते थे, अब ये चीज प्रेस में प्रिंट होके आने लग गई। अब जब प्रेस में प्रिंट हो गया तो लोग चित्र क्यों खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं इनकी आजीविका को फिर से बड़ा नुकसान पहुंचा। और फिर अब क्या होने लग गया? शक्ति का केंद्र फिर बदल रहा है। आगे अब जो पटना आने वाले जो आगुंतक है उनकी संख्या में कमी आने लगी, जिसकी वजह से अब इन चित्रों पे हमें इतना व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। खैर, सरकार इसको बचाने के प्रयास भी कर रही है। ओवरऑल इन चित्रों की अगर हम समीक्षा देखें तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि बिना राजकीय प्रश्रय के भी ये चित्रकला काफी फले फूले। इनकी ओवरऑल अगर हम समीक्षा करें तो समीक्षा क्या हम कर सकते हैं? हम यही करेंगे कि भाई देखो ये चित्रकला अपने समय के हिसाब से तो काफी फली फूली, लेकिन इसका जो पतन हुआ है इसको पतन को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। क्या सरकार ने कुछ प्रयास किया है? जी हाँ, सरकार ने प्रयास किया है। जैसे सरकार का 2010 में जो सरकार ने कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में यहाँ पर पटना कलम के चित्रों से अंकित किया था। 2015 में बिहार की विरासत उसमें जो है फॉर्म में जो है इसको बनाया गया कि बिहार की विरासत है। तो उसके अलावा इसके चित्रों को पटना संग्रहालय में जो है वो संरक्षित किया गया है, ठीक है। ये सारे लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी आज आवश्यकता है कि हम अपने इस लोक महत्व
को अपनी जो हमारी लोक संस्कृति रही है, हमारे बिहार की जो ये जो विरासत रही है, इसका हम महत्व समझे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताए कि भाई आप दुनिया भर की जितनी भी चित्रकारी देख लो, बिहार से केवल एक दो नहीं, बिहार की ये भी एक हमारी जो है वो संस्कृति का अंग रही है। अब इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो हम भी एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आप लिखने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है कि पटना कलम चित्रकारी, पटना कलम चित्रकारी या चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। और जब आप इस प्रश्न को लिखिएगा तो मेक श्योर आप दोनों फॉर्म में करें। 38 मार्क्स के हिसाब से भी लिखना है और 8 मार्क्स जो नया बीपीएससी का ट्रेंड है इसके हिसाब से भी लिखना है। लिख के मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे जब आप इसे लिख लेंगे। एक तो वीडियो देखने के टाइम आपने इसे देखा, इसके बाद आप जाके इसे लिखिए और लिखने के बाद मेक श्योर आप आके वापस कमेंट करें कि यस मैम डन। ठीक है, डन ये वाला कीजिए, डन आपका आना चाहिए। देखिए पढ़ तो हर कोई रहा है, हर कोई डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। जीत किसकी होगी? जीत उसकी होगी जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेगा। सफलता की गाथा उसी की लिखी जाएगी जिसने अपने आप को इस आग में तपाया है। अगर आप तपने के लिए तैयार हैं तो रिजल्ट आपका है, आप नहीं तपेंगे आपकी जगह कोई और रिजल्ट ले जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप सब बहुत मेहनती लोग हैं, तपेंगे और इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। ठीक है, देखिए पटना चित्रकला में हमने देखा कि जितने कलाकार थे सब पुरुष थे या नहीं थे? इसीलिए पटना कलम चित्रकार को कला को हम पुरुष चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से पुरुष। लेकिन मधुबनी पेंटिंग में क्या है, इस चित्र को हम यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं? महिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। आप कहेंगे इसको महिला पेंटिंग के नाम से हम क्यों जानते हैं? कारण है इसके पीछे, क्योंकि यह चित्र सामान्यतः महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है और इसको बनाने में, इसको बढ़ावा देने वाले जो प्रमुख योगदान करता है वो भी महिलाएं हैं। इसीलिए इस पेंटिंग को हम महिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये जो पेंटिंग है हमें बिहार के कुछ क्षेत्र में, जिसको हम मिथिलांचल के नाम से जानते हैं, वहां हमें ज्यादा देखने को मिलती है। मिथिलांचल का क्षेत्र, दरभंगा का क्षेत्र, मधुबनी का क्षेत्र, कटिहार का क्षेत्र, वो क्षेत्र जो माता सीता के जीवन के क्षेत्र से संबंधित रहा है, यहाँ पर जो है सो उनमें हमें विशेष तौर पर देखने को मिलता है। इस चित्र को बनाने की जो शुरुआत है वो मानी जाती है कि जब माता जानकी, माँ सीता का जब विवाह हुआ था तो उस टाइम पे मिथिला वालों ने अपने घरों की दीवारों पर ये चित्र बनाए थे और तब से ये चलता हुआ आ रहा है। ऑल्दो इसको लोकप्रियता आज के दौर में विशेष तौर पर मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि जब बजट इस साल जब पास होने के लिए, जब बजट पेश करने के लिए हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब सदन पहुंची थी तो उन्होंने भी जो साड़ी वियर की थी उस साड़ी में मैथिली चित्रों के बॉर्डर था। ध्यान दिया था क्या आप लोगों ने? नहीं दिया था तो फिर देख लीजिएगा। मैथिली चित्रकारिता की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि एक बात बताइए आपने ये मैथिली साड़ी क्यों पहनी है, तो क्या जवाब दिया? भाई मेरे को मिथिला चित्रों से विशेष लगाव है। ठीक, विशेष लगाव है, इसका मतलब मैथिली पेंटिंग्स आज इतना जो क्रेज बढ़ रहा है, इतना ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, क्या कारण है उसके और कैसे इसकी शुरुआत होती है? इसको पहली बार प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एक ब्रिटिश अधिकारी WJ आर्चर को जाता है। खैर, इसको बढ़ावा देने का जो पूरा क्रेडिट है वो हमारे यहाँ की अपनी महिलाओं का है, जिनके नाम अभी हम पढ़ेंगे। इन चित्रों की विशेषताएं देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र होते हैं वो जनरली क्या होता है कि घरों की सजावट के संदर्भ में हम भित्ति चित्रों के रूप में इन्हें देखते हैं। भित्ति मतलब दीवार पर किया जाने वाला चित्र। इन दीवार के चित्रों में हम देखते हैं राधा कृष्ण बनाया जाता है, शिव पार्वती बनाया जाता है, लक्ष्मी विष्णु की जो है प्रतिमाओं के रूप में, चित्रों के रूप में इन्हें अंकित किया जाता है। घर के द्वार पर अरियपन किया जाता है। अरियपन क्या होता है? जैसे कि आप रंगोली जैसा समझते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है सो सफेद चावल से जो है चावल को पीस कर जो है अल्पना इस टाइप में चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ पर हर चीज का बड़ा सांकेतिक रूप है। जैसे मछली को यहाँ पर सौभाग्य के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? सौभाग्य के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीजों में यहाँ पर जो है अलग अलग जो है इसको जो है वो रूप जो है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चित्रों पर जो है सो
विशेषकर जब किसी नई किसी की शादी होती है, तो जो घर होता है, जो रूम होता है, उसको कोहबर बोला जाता है बिहार में, ठीक है? तो कोहबर में क्या होता है कि वो कोहबर, उसका जो कमरा होता है बाहर से, वो इन चित्रों से जो है वो सजाया जाता है। क्या होता है? इन चित्रों से जो है वो सजाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लोक जीवन, लोक उत्सव जब भी आएगा तो उससे उस चीज को सजाया जाएगा। प्रकृति के साथ जो है वो जुड़ाव को ये चित्र दर्शाता है। किसके साथ? प्रकृति के साथ जुड़ावों को यहाँ पे चित्रों को दर्शाया जाता है। ये वाले चित्रों की अगर हम बात करें, तो पहले क्या होता था, यहाँ पर जो है सो जनरली सिर्फ दीवारों पर रहता था, पर आज दीवारों से बढ़कर आज हम देखते हैं हर क्षेत्र में ये पेंटिंग प्रसिद्ध हो रही है। इसको बढ़ावा देने वाली जो प्रमुख महिलाएं हैं, उन महिलाओं के अगर हम नाम देखें तो याद रखिएगा, सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, बउआ देवी, गोदावरी देवी, पद्मा देवी एंड कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। जापान का एक शहर है टोकामाची, ठीक है, टोकामाची। वहां पर भी इस पेंटिंग का एक संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। इन चित्रों में अगर हम ओवरऑल देखें, तो यहाँ पर जो है सो ये चित्र ऑल दो माता सीता के जन्म से है, पर आज भी हम इसका एक विशेष, इसको एक लोकप्रिय रूप में, आज कोई भी फेस्टिवल होता है तो दो चीज बड़ी मानी जाती है, बिहार का लिट्टी चोखा और चित्रों में बिहार की मधुबनी पेंटिंग, जिसमें मछलियों को, अलग अलग पशुओं को अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। बिहार में एक और चित्र बड़ा प्रसिद्ध है, जिसको हम कहते हैं किसके रूप में? मंजूषा पेंटिंग, राइट ना। ये जो मंजूषा चित्रकारिता है, ये भी यहाँ पर बिहार के भागलपुर में जो है इसको मेनली बनाया जाता है। देखने में तो ये भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इसी की तरह है, बट इससे थोड़ा सा अलग है। भागलपुर में यहाँ पर एक बेसिकली एक त्योहार है, बिहुला बिसहरी की पूजा। बिहुला, रुक जाइए मुझे लिख देने दीजिए ताकि थोड़ा इजी रहे आप लोगों के लिए भी। बिहुला इस त्योहार पे बनाया जाता है और इस चित्रकारी में मुख्यतः नाग देवता का चित्रण किया जाता है। किसके रूप का? नाग देवता का, ठीक है। यहाँ पर भी लाल, हरा, पीला ये सारे रंगों का प्रयोग होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे मिथिला, यहाँ पे हमने बात की मधुबनी की, तो मधुबनी का क्षेत्र कौन सा है? मिथिला। मंजूषा का क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर जो है सो भागलपुर, ये हमने देखा। मंजूषा में ज्यादातर मेनली 3 कलर हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रंगों की विविधता जो है वो देखने को मिलती है। मंजूषा में नाग की कहानी है, इनको ज्यादा हम प्रयोग करते हैं, और इनमें तो पूरा प्रकृति को ही समेटे हुए हैं। किसमें? यहाँ पर जो है सो मंजूषा में नाग की कहानी, और मधुबनी में तो पूरा प्रकृति को ही हम समेटे हुए हैं। तो कंपेटिवली इसका विषय कंपेटिवली ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो अगर आपसे कभी अगर 8 नंबर में पूछ ले कि मधुबनी और मंजूषा में क्या अंतर है, तो वो भी आप अब आसानी से लिख पाएंगे। तो ये चित्रकला के ओवरऑल इतिहास में हमने पटना कलम चित्रकला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ा, हमने मधुबनी भी पढ़ लिया और साथ में मंजूषा के साथ कंपेयर भी कर लिया। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। जो प्रश्न आपको दिया है, मेक श्योर आप उसे लिखने का ट्राई करें, और कैसा लगा सेशन हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।